तो कैसे हैं मेरे यूपी के छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी अरिविहान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर था और मुझे पता है आपके मन में एक सवाल है और उस सवाल का जवाब मैं लेकर आ गया हूं कि सर, जब मार्च अप्रैल में स्कूल लगे थे तो कुछ तो पढ़ाया था टीचरों ने, पर हमारा ध्यान नहीं था। और अब 1 महीने से कम समय बचा हुआ है और जाते से टेस्ट है, तो क्या करें? तो मत होइए परेशान, क्योंकि कक्षा 10वीं में है अरिविहान। जी हाँ, ये वन शॉट सीरीज आपके स्कूल में जो आने वाला है उसको कवर करती है। तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे कि स्कूल में जो जो पूछा जाए वो भी कवर हो जाए और जो परीक्षा में पूछा जाएगा फाइनल 10वीं की मेरिट में वो भी कवर हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए आज एक नए सफर की यात्रा में। आज मैं आपको बैठे बैठे, आप अपने कमरे में जिस कोने में भी बैठे हैं, मैं आपको 4 देश घुमाने वाला हूं। जी हाँ, 4 देश का वीजा लगा है आपका, बेल्जियम, श्रीलंका और बाकी 2 देश सरप्राइज हैं। वो जो 2 देश हैं वो सरप्राइज है। और इस पूरे सफर में मुझे आपसे चाहिए साझेदारी। हाँ मेरे छोटे भाई बहनों, ये साझेदारी, और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि साझेदारी का क्या महत्व है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, हमको समझना है। और ये चैप्टर आपको आपके जीवन के फैसलों में बहुत मदद करने वाला है। ये जो चैप्टर है ये आपकी स्थिति को बिल्कुल सही सही उजागर करता है। जैसे आज आप 10वीं क्लास में बीच में खड़े हैं, यदि आप सही फैसला लेंगे तो क्या करेंगे और यदि आप एक गलत फैसला लेंगे तो क्या होगा, ये कहानी का भी इलाज इस चैप्टर में है मेरे छोटे भाई बहनों। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्या है, हमें रास्ता पता होता है ना, तो हमारा थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा हमारा रास्ता इजी हो जाता है। और मैं शुभम तिवारी आगे आगे चलूंगा ना मेरे छोटे भाई बहनों, आपके रास्ते के सारे कांटों को दूर करने के लिए कि 10वीं की जब बोर्ड परीक्षा हो तो मेरा छोटा भाई बहन हर एग्जाम के लिए तैयार हो। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले सत्ता की साझेदारी का परिचय। कैसे आपके मन में जो सवाल है कि किसी के साथ साझेदारी करके फायदा कैसे हो सकता है। हम तो सर ये सोचते थे कि ये 10 रुपए का पेन है, तो मान लीजिए मैं ये पेन 10 रुपए का आता और मेरा पार्टनर आ गया, साथी आ गया, तो मुझे तो उसको 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये साझेदारी कैसे हुई, बिल्कुल आपके बीच की क्रिकेट की कहानी से समझाऊंगा इस वीडियो में कि साझेदारी क्यों जरूरी है। फिर 2 देश के उदाहरण जो मैंने आपको बताए, कौन से देश, बेल्जियम और श्रीलंका। कैसे बेल्जियम ने एक सही डिसीजन लिया, एक सही फैसला लिया और वो संवर गया। जैसे आप एक सही फैसला लें, आप बिल्कुल डिसिप्लिन से पढ़ें और आप भी संवर जाएंगे। मुझे सिर्फ आपसे 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? रोज पढ़ना है, भले ही आधा घंटा पढ़ो, पौन घंटा पढ़ो, पर पूरे जब तक आपका आखिरी एग्जाम नहीं हो जाता रोज पढ़ना है। और दूसरी चीज चाहिए आपका फोकस, और फोकस बहुत जरूरी है मेरे छोटे भाई बहनों, ये बात ध्यान रखना। तो इसी तरीके से हम श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी को समझते हुए, उसको हम अपने जीवन में उतारते हुए आगे चलेंगे मेरे छोटे भाई बहनों, और जानेंगे कि सत्ता के साझेदारी के रूप कौन कौन से। आखिर सत्ता की साझेदारी किन किन रूपों में हो रही, जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आखिर ये कौन है? कौन है विधायिका, कौन है कार्यपालिका, कौन है न्यायपालिका? अरे जो अपने सांसद साहब हैं या योगी जी कैसे हमारे मुख्यमंत्री बने, कौन सी उसमें आते हैं, वो सब कुछ पता चलने वाला है ना। कौन है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, ये भी इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि मुख्य न्यायाधीश कैसे होता है, उसका काम क्या है, या पूरी न्याय प्रणाली क्या है, सब कुछ। जैसे हमारे जिले के कलेक्टर साहब या हमारे गांव के सचिव या फिर हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब कुछ जानने को मिलने वाला है। क्या है केंद्र सरकार, मोदी जी और योगी जी में क्या है अंतर, सब पता चलेगा। और कैसे है समानता मोदी जी, योगी जी और आपके गांव के सरपंच में, ये भी जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। क्यों जरूरी है सत्ता की साझेदारी, इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे मेरे छोटे भाई बहन। क्यों आप मुझे बताएंगे? क्योंकि आपको जब मैं पूरा समझा चुका हूंगा, सारी चीजें मैं आपके दिमाग में फिट कर चुका हूंगा, तब इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या है इसके नैतिक कारण, सब कुछ। बस आपको बने रहना है, चीजों को समझना है
और उसको अपने जीवन से जोड़कर पढ़ना है। तो इस तरीके से हम आज क्या पढ़ने वाले हैं ये समझ में आया। एक हमारा पड़ोसी देश है, आखिर बेल्जियम कहाँ है? तो देखिए, मैं अभी आपको एक रिव्यू दे रहा हूं कि कैसे कहानी चलती है और कैसे आगे बढ़ती है। कि आप जैसे 10वीं क्लास में हैं, वैसे ही यूरोप में एक छोटा सा देश है बेल्जियम, उस बेल्जियम की कहानी, और एक हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसकी कहानी। क्या है इस गाने का मतलब? मेरी मर्जी। और ये मेरी मर्जी कैसे किसी देश को बर्बाद कर सकती है, सब कुछ पता चलेगा हमको इस वीडियो में। आपको ध्यान रखना है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की कैसे लाइनों से प्रश्न आ जाते हैं। जैसे श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 1948 में। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आंसर, ब्रुसेल्स में। ये सारी चीजें, क्षैतिज सत्ता की साझेदारी क्या होती है, तो ऊर्ध्वाधर क्या होती है, ये सब कुछ हमें पता चलने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन डाल रहा हूं आपके दिमाग में। आपको पता है ये क्वेश्चंस क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो भाई परीक्षा में पेन भी चलता है मेरे छोटे भाई बहनों। तो परीक्षा में चले पेन, इसलिए क्लास में चलना चाहिए दिमाग। समझ गए मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। और परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सब पता होता है आपको परीक्षा से पहले, क्योंकि आप यदि फोकस रखते हैं, आप बिल्कुल निरंतर पढ़ते रहते हैं, निरंतर पढ़ने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सारी गलतियों को परीक्षा से पहले खत्म किया जा सकता है। तो यही सब चीजों को हम इन चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। और 2 क्वेश्चनों के उत्तर आपको इस क्लास के बाद मुझे देकर जाने हैं। जब पूरी क्लास देख लो कि बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करनी है और सत्ता के साझेदारी के रूपों को समझाना है, ये मैं आपसे चाहता हूं। मैं हर एक बच्चे से बात कर रहा हूं, मैं उरई में बैठे बच्चे से बात कर रहा हूं, मैं जालौन में बैठे बच्चे से बात कर रहा हूं, वो छोटे से गांव चकिया में बैठे हुए बच्चे से भी बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ बनारस के बच्चे से बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं मिर्जापुर के बच्चे से। सिर्फ बड़े बड़े शहरों में शिक्षा की क्रांति तो पहुंच रही है, वहां के बच्चे से तो मैं बात कर ही रहा हूं, पर मैं छोटे छोटे रामपुर के बच्चे से बात कर रहा हूं। हाँ बेटा रामपुर वालों, हाँ बेटा चकिया वालों, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। आपका हर सपना मेरा सपना है, और आपकी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। जी हाँ, तो मैं सोशल शुभम तिवारी, मेरा नाम क्या है? सोशल शुभम तिवारी। पढ़ाता क्या हूं? एसएसटी। मेरे नाम का भी फुल फॉर्म एसएसटी है, मेरे सब्जेक्ट का नाम भी एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान। तो बिल्कुल हम लेकर आए हैं आपके लिए नवोदय बैच, और इस नवोदय बैच में आपकी इस समस्या का तो हल मैंने कर दिया, जो आपने मार्च अप्रैल में नहीं पढ़ा। तो जून में जो टेस्ट हो रहा है वो सारे चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। पर इसके अलावा जो हमारा टॉपर बनाने वाला नवोदय बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, टॉपर्स के नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न, डाउट सॉल्विंग सिर्फ 51 रुपए में आपको मिलने वाला है। और हमारा उद्देश्य है, अरिविहान का ये अभियान है कि हर घर शिक्षा, हर घर क्रांति। कौन सी क्रांति? शिक्षा की क्रांति। इस क्रांति से आप जरूर जुड़िएगा। और ये हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे, चैंपियंस बच्चे, बेटा ये उन्नति बैच, टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच के बच्चे हैं, और ये वही बच्चे हैं जो अरिविहान से 12वीं में पढ़े थे। जी हाँ, तो अब हम आ चुके हैं 10वीं में, और 10वीं में ये बच्चे 12वीं में टॉप किए थे। मुझे वो रामपुर का बच्चा, मुझे वो चकिया का बच्चा, वो जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे यहाँ पे तस्वीर में चाहिए। मुझे लखनऊ का बच्चा भी चाहिए, मुझे प्रयागराज का भी बच्चा चाहिए, मुझे अयोध्या का भी बच्चा चाहिए। इन सब जगहों पे उनकी तस्वीर होनी चाहिए। और जो बच्चा नवोदय के पहले साल में जब टॉप करेगा ना, मेरे यहाँ जगह बनाएगा, और ये जगह के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो कि हाँ सर मैंने आपकी बात सुनी थी और मैं यहाँ आ गया हूँ और आपसे कनेक्शन फील कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर टॉप करने वाला हूँ अपने दीदी भैया जैसे। याद रखिएगा, सुरभि दीदी हो गई, है ना, अंशिका दीदी हो गई, नंदनी दीदी हो गई, सभी भैया दीदी जैसे आपको आपकी तस्वीर में अगले साल यहाँ पे चाहता हूं। समझ रहे हैं? और ये शिक्षा की क्रांति शुरू की है हमारे सर रितेश सर ने। उन्होंने शिक्षा पर जो महंगाई थी उस पर हथौड़ा मार दिया है, सारी आर्थिक बाधाओं को दूर कर दिया है, और जो बैच की प्राइस 1951 रुपए थी उसे कर दिया है मात्र 51 रुपए। तो शिक्षा में क्रांति लाने का काम, हर घर शिक्षा को पहुंचाने का काम, और जो भी आर्थिक बाधाएं हैं
उनको दूर करने का काम किसने किया है? रितेश सर ने। और इस क्रांति से जुड़ने का आपको मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। क्या क्या मिलने वाला है आपको इस नवोदय बैच में, टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच में? तो पूरे साल आपको लाइव क्लास मिलेगी, हम और आप बैठकर पढ़ पाएंगे, हम एक दूसरे को जान पाएंगे, आपके जो डाउट होंगे हम उसको तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आपको टॉपर बनाने वाले नोट्स मिलने वाले मेरे छोटे भाई बहनों, टॉपर बनाने वाले नोट्स, टॉपर नोट। फिर आपको कैसे सही उत्तर लिखना है, क्या है उत्तर की सही कीवर्ड्स, क्या है उनके मुख्य बिंदु, वो आपको लिखने हैं। फिर इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, डाउट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चा फंसा रह जाता है, उसके दिमाग में एक चीज चलती रहती है और वो समझ नहीं पाता है कि कैसे आगे की चीज पे फोकस करूं जब मेरा पिछला डाउट है। तो अरिविहान में डाउट सॉल्विंग बिल्कुल प्राथमिकता से की जाती है कि बच्चे के मन में कोई शंका ना रह जाए। और आखिरी में जब आपके टॉपर, आखिरी में मतलब मैं आपसे कह रहा हूं साल के बीच में, आखिरी में, शुरू में, जो भैया दीदी ने लास्ट ईयर 10वीं में टॉप किया है वो आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या उनकी रणनीति थी, कैसे उन्होंने पढ़ा, किन चैप्टर में क्या सोचा, क्या समझा, सब कुछ बताएंगे जिससे पहले आप तैयार हो, जिसके लिए आप तैयार हो। जब परीक्षा हॉल में आप बैठे हो तो आप सब कुछ जानते हो, और जब परीक्षा से पहले जो डर लगता है ना, उस परीक्षा के डर को खत्म करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो परीक्षा से पहले परीक्षा का पूरा डर खत्म कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और याद रखिएगा, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये शिक्षा मंत्री जी ने हमें सम्मान किया है। रितेश सर ने जो महंगाई, जो शिक्षा पे महंगाई चल रही है उस पर हथौड़ा चलाया है, जो रितेश सर का सपना है पानी से सस्ती शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना, उसके लिए हमें सरकार ने सम्मानित किया है मेरे छोटे भाई बहनों। तो आप भी जुड़िए और हम अब चैप्टर को शुरू करते हैं। और ये मैं जो बात कर रहा था जिस तस्वीर की, ये वो तस्वीर है। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और आप अपने भविष्य का डिसीजन लेने वाले हैं, फैसला करने वाले हैं। और बिल्कुल यदि आप एक सही फैसला लेंगे तो आप बेल्जियम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बेल्जियम। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, अभी हम जाने। और एक गलत फैसला लेंगे तो आप श्रीलंका बन जाएंगे। तो श्रीलंका ने क्या गलतियां करी ये हमें जानना होगा, क्योंकि हमें हमारी जितनी जरूरत ताकतों को जानने की है उतना ही जरूरी हमें अपनी कमजोरियां पता होनी चाहिए मेरे छोटे भाई बहन। यदि हमें हमारी ताकत पता होती है तो हम सफल होते हैं, पर यदि हमको जो बिल्कुल गजब सफलता चाहिए उसमें हमारी कमजोरियां पता होनी चाहिए। और जब कमजोरियां पता होती है ना मेरे छोटे भाई बहन, उन कमजोरियों पे जो काम करता है वो आगे बढ़ता है। तो हमें इन चैप्टर को अपनी जिंदगी में आत्मसात करते हुए चलना है। तो आपके मन में जो पहला सवाल मैंने डाला था कि सर मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरा एक साझेदार आ गया तो वो 5 रुपए तो मुझे उसे देने पड़ जाएंगे। सर जो मेरे पास 10 पेंसिल है, 10 कंपॉक्स बॉक्स है, कंपॉक्स बॉक्स है ना, है, वो मुझे किसी और को देने पड़ गए 5, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है। सर इसमें साझेदारी का फायदा कैसे हो रहा है? अब यदि मैं आपको एक आपकी भाषा में उदाहरण दूं, हमारे मम्मी पापा हमको अब थोड़ा सिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो हमसे क्या बोलते हैं कि चलो बेटा ये सामान ऊपर पहुंचा दो। ऊपर मतलब ऊपर नहीं, अपने मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिला मकान में ऊपर पहुंचा दो। या फिर जाओ बेटा ये सामान लेकर आ जाओ, अब खूब सारा किराना का सामान लाना है। तो यदि आप समझो आप 2 लोग हुए तो क्या आपको उस सामान को पहुंचाने में आसानी नहीं होगी? क्या आपको वो सामान बाजार से लाने में आसानी नहीं होगी? बस जब एक साझेदार मिलता है तो काम आसानी से होता है, जल्दी होता है, सुचारू रूप से होता है। सर मजा आ गया, पर वो कनेक्शन फील करवा दो सर। तो क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं? जल्दी से हाथ ऊपर करें। जितने मेरे छोटे भाई बहन क्रिकेट को पसंद करते हैं अपना हाथ ऊपर करें, बिल्कुल हाथ ऊपर करें और कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाएं। तो भैया मान लो आपकी जो भी फेवरेट टीम है, अपने यूपी की तो एक ही टीम है लखनऊ सुपर जायंट, पर मान लो आपकी लखनऊ ही सुपर जायंट फेवरेट टीम है और उसके अलावा भी कोई फेवरेट टीम है, आपको उस टीम का कप्तान बना दिया, कैप्टन बना दिया गया है आपको अपनी आईपीएल की फेवरेट टीम का। तो आप कप्तान बन गए। अब आप कप्तान है, सारी शक्ति आपके पास है। अब यदि सारी शक्ति आपने अपने पास रख ली, आपने कोच से मीटिंग नहीं करी, आपने खुद ही बैटिंग करने का सोच लिया, आपने ही बॉलिंग करने का सोच लिया, आपने ही फील्डिंग करने का सोच लिया, बोले विकेट कीपिंग भी मैं ही करूंगा, तो क्या आपकी टीम जीत पाएगी? आपको अपने दिल में आंसर मिल चुका होगा कि नहीं सर मेरी टीम नहीं जीत पाएगी। क्या आप इस आंसर से संतुष्ट हैं
कि आपकी टीम नहीं जीत पाएगी। तो सोचिए, जब 50 लोगों की एक टीम नहीं जीत पा रही है, 25-30 लोगों की, जब सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास आ जाए, सारे काम वही करने लगे, क्या टीम का प्रबंधन अच्छे से हो पाएगा? क्या टीम अच्छे से सरवाइव कर पाएगी? मैनेज नहीं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने सब कुछ अपने हाथ में रख लिया। तो जब एक छोटी सी टीम सरवाइव नहीं कर पा रही, नहीं चल पा रही, प्रबंधन नहीं हो पा रहा, तो एक देश कैसे चल पाता होगा? इसलिए सत्ता में साझेदार की जरूरत है। और साझेदार कौन है? सरकार के अंग। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, वो अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके बाद सरकार के स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये सब के बीच में क्या होती है? सत्ता की साझेदारी होती है। और ये सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य है शासन को सुचारू रूप से चलाना। आगे हम जानेंगे। पर देखिए, एक देश ने सत्ता की साझेदारी करी, वो कैसे हीरो बन गया, और एक देश ने सत्ता की साझेदारी नहीं करी, वो कैसे जीरो बन गया। तो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। और ये है बेल्जियम। ये बेल्जियम आपको दुखी दुखी सा दिख रहा है? ये बेल्जियम आपको दुखी दुखी सा दिख रहा है मेरे छोटे भाई बहनों? हाँ, यदि आपको ये बेल्जियम दुखी दुखी सा दिख रहा है तो इसका कारण जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें परीक्षा की दृष्टि से ये जानना पड़ेगा कि सवाल कैसे आ सकता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आजकल अपने जो एग्जाम पेपर बना रहे हैं वो हो गए हैं चंट, और अपने को भी बिल्कुल खतरनाक तरीके से उनकी नजर को देखते हुए चलना है और बिल्कुल हर एक मौके पे तैयार रहना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि भैया, ये जो जर्मन भाषा के लोग थे, जो जर्मन भाषा के लोग थे, उनको ध्यान रखना है। वो थे 1%। थोड़ा सा पेन का वो हो गया, रुक जाओ फिर से कर देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आपकी सुविधा है। जर्मन भाषा के लोग थे, वो थे 1%। कितने प्रतिशत थे? 1%। दूसरा है फ्रेंच, ये 1 नंबर अभी मैं डालूंगा। फ्रेंच भाषा के लोग जो थे वो थे 40%, याद रखना। और तीसरा डच भाषा के लोग थे, वो थे 59%। सर, मतलब हमें यह पता चला कि बेल्जियम में 3 समुदाय के लोग रहते थे। कौन कौन से? एक जर्मन भाषा के, एक डच भाषा के और एक फ्रेंच भाषा के। तो कितने जर्मन भाषा के कितने प्रतिशत थे सर? तो 1% थे सर। डच भाषा के कितने प्रतिशत थे सर? तो 59% थे। और फ्रेंच भाषा के कितने प्रतिशत थे? 40%। क्या ये 3 प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में? क्या ये 3 प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में कि नहीं? तो ये आपको 3 प्रश्न दिखे कि नहीं दिखे? ये 3 प्रश्न आपको दिखे कि नहीं दिखे? इसको मैं 1 नंबर डाल रहा हूं, समझना। इसको मैं 1 नंबर डाल रहा हूं, इसको मैं 2 नंबर डाल रहा हूं, इसको मैं 3 नंबर डाल रहा हूं। क्या ये तीनों प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं कि नहीं? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। अगला सवाल, सर जर्मन भाषा 1%, बिल्कुल ध्यान। अब जो डच भाषा के लोग हैं वो किस क्षेत्र में रहते थे? क्या ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है कि नहीं? क्या आ सकता है कि डच भाषा के लोग किस क्षेत्र में रहते थे? तो आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो क्या ये चौथा क्वेश्चन नहीं हो सकता मेरे छोटे भाई बहनों? क्या ये चौथा क्वेश्चन नहीं हो सकता? तो ये चौथा क्वेश्चन नहीं हो सकता क्या? ये चौथा क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता कि फ्रेंच भाषा में कितने प्रतिशत लोग रहते थे? क्या फ्रेंच भाषा में? प्रतिशत बता दिया। वो कौन से क्षेत्र में रहते थे? तो सर बोलोनिया में रहते थे। किसमें रहते थे? बोलोनिया क्षेत्र में रहते थे। तो क्या ये 5वां प्रश्न नहीं हो सकता क्या मेरे छोटे भाई बहनों? मुझे बताइए, क्या ये 5वां प्रश्न नहीं हो सकता? इतनी चीज छोटी सी स्लाइड में ये 5 प्रश्न बनते हैं। आप समझिए कि हमें इस लेवल पर पढ़ना है, हमें इस लेवल पर तैयारी करनी है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। समझ गए? ये 5 प्रश्न आते हैं। समझ गए मेरी बात? समझ गए? ये 5 प्रश्न इस छोटी सी स्लाइड। सर यहाँ देखिए, फ्लेमिश सही लिखा है, जर्मन सही लिखा है, ये वॉलून क्यों लिखा है? कभी कभी वॉलूनिया क्षेत्र को वॉलून भी कहते हैं, पर हमारी एनसीईआरटी में भैया बोलोनिया क्षेत्र ही लिखा है, तो आप इसको याद रखना। पर कभी आ जाए, है ना, इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया गया है। समझ गए मेरी बात? समझ गए कि नहीं समझ गए? इस सब चीजों को हमको पकड़ कर चलना है जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? प्रश्न कैसे आया? बार बार समझ गए क्यों बोल रहा हूं? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। क्लियर है? तो इतने प्रश्न से तो अब क्या दिक्कत थी? यहाँ 3 बर्तन है। अपने यहाँ नहीं घर में बातें होती हैं, तुम लोग सुनते होगे, मम्मी कहावतें मुहावरे,
कि जहां 3 बर्तन होंगे तो बजेंगे, तो 3 बर्तन तो मैंने बोल दिया, मतलब जो बर्तन होंगे तो बजेंगे तो है ही। तो ऐसा ही ये 3 बर्तन थे, जर्मन भाषी, फ्रेंच भाषी, डच भाषी। अब इनके मन में थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या आने लगी और इनके बीच में मनमुटाव होने लगे। अब मनमुटाव का कारण तो पैसा ही था, और पैसा पावर लाता है, मतलब सत्ता लाता है। सत्ता में भागीदारी या साझेदारी चाहते थे बाकी लोग। कौन? बेल्जियम के बाकी समूह। तो कौन रख रहा था ये अभी मैं बताऊंगा। तो ये 3 लोग थे। अब जैसे आप लोग 9वीं कक्षा में थे, जब 9वीं कक्षा में थे तो आपके सेक्शन थे ए बी, सी भी हो सकता है, अपन ए बी मान। तो अपन अपनी 9वीं क्लास से तो बहुत प्यार करते थे, मतलब जब मान लो कोई टीम वर्क चल रहा है तो अपन 9th ए 9th बी वालों से एक हो जाते थे। पर ऐसे भावना दूर रखते थे, अरे उनसे ज्यादा प्रतिशत आना चाहिए, उनसे ऐसा आना चाहिए। खेल मान लो आपस में क्रिकेट खेल रहा है तो 9th ए जीतनी चाहिए, वैसे ही इनका था। पर जैसे हम लड़ लेते हैं वैसे ये भी लड़ लिए। पर ये बात समझ में आई, तो ये 3 समुदायों के बीच में लड़ाई हो गई। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। कौन से समुदायों के बीच में लड़ाई होगी आगे हम जानेंगे। क्या उनके जनसंख्या वितरण था या विवरण था? विवरण क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया। वितरण क्यों? क्योंकि वहां ऐसे रह रहे थे। अब सर ये सब तो बता दिया, बेल्जियम है कहाँ? तो देखो ये 5 प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिए थे। अब छठवां क्वेश्चन आ सकता है। छठवां क्वेश्चन आप यहीं लिख लो कि कहाँ है। तो ये बेल्जियम है कहाँ? छठवां क्वेश्चन आ सकता है बेल्जियम कहाँ है। तो 6th क्वेश्चन आ जाएगा बेल्जियम कहाँ है। तो यूरोप में। कहाँ पे है भैया? यूरोप में, है ना। छठवां क्वेश्चन आ सकता है। 7वां क्वेश्चन आ सकता है बेल्जियम की राजधानी, वो मैं बताऊंगा आगे क्योंकि वहां स्पेशल केस है। मैं अभी नाम बता देता हूं, ब्रुसेल्स। तो राजधानी पूछ सकता है। 8वां प्रश्न आ सकता है आपका जनसंख्या। तो लगभग 1 करोड़ 1 CR, अरे करोड़ हिंदी में लिख देता हूँ भाई, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में, है ना, 1.5। तो 1 करोड़ 1.5 करोड़, देख लो गिचड़ पिचड़ हो गया, लिख लेना भैया, 1 से 1.5 करोड़। 8वां प्रश्न क्या आ सकता है? जनसंख्या पे आ सकता है। क्लियर है। 9वां प्रश्न क्या आ सकता है कि एनसीईआरटी में 8वां प्रश्न बता दिया। 9वां प्रश्न क्या आ सकता है? तो आ सकता है इसके पड़ोसी देश। तो जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड इसके पड़ोसी देश हैं। क्लियर है। 9वां प्रश्न क्या आ सकता है? पड़ोसी देश आ सकता है। 10वां प्रश्न क्या आ सकता है कि इसकी तुलना भारत के किस राज्य से की गई है? तो 10वां प्रश्न आ सकता है इसकी तुलना भारत के किस राज्य से की गई है? तो हरियाणा से की गई। क्या आपको इतनी पूरी कहानी समझ में आई और एक स्लाइड में हमने कितनी चीजें जान ली, ये समझ में आया? तो जल्दी से थंब करिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज थी, मैंने आपको बताई। एक ये इतनी सी स्लाइड इतने नंबर देके जा रही है। चलिए, तो जो अब मैंने बताया वो लिखा हुआ है, अपन और देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम कहाँ का एक छोटा सा देश है? यूरोप का। क्या आपके मास्टर जी ने ये चीज बता दी है? बता दी है। क्या सोशल शुभम तिवारी भैया ने आपको ये चीज बता दी है? बता दी है। क्या आप इसका प्रश्न आएगा सही कर लेंगे? बिल्कुल। यहाँ कई समुदाय रहते थे, क्या मैंने आपको बता दिया है? बिल्कुल बता दिया। डच भाषा बता दिया, फ्रेंच भाषा बता दिया, जर्मन। तीनों का प्रतिशत बता दिया, बिल्कुल बता दिया सर। 59%, 40% और 1%। क्या मैंने उनके क्षेत्र बता दी है? बिल्कुल बता दिए। क्लियर है। मैंने इनके पड़ोसी देश भी बता दिए, सारी चीजें। बेटा इसकी पीडीएफ आपको नीचे लिंक दिया गया है, ऐप पर मिल जाएगी। ऐप इंस्टॉल करेंगे, जो हम ये पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? हमारे एप्लीकेशन पर, यूट्यूब सेक्शन पे आप जाएंगे, पर आपको लिंक से ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा, इसी तरीके से इतने ही डिटेल में जो मैंने आपको समझाया, आपको पूरा एसएसटी, पूरा क्लास 10th पढ़ना है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा नवोदय बैच। और इस नवोदय बैच में आपको साल भर हम लाइव क्लासेस देने वाले, लाइव क्लासेस, टॉपर नोट्स, जो सब कुछ मैंने बताया सब मिलने वाला है। बस आप तैयार रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने यहाँ प्रतिशत आप बता देना। अब ये जो एक समुदाय है उसको कहा जाता है एथनिक या जाति, है ना। एक संस्कृति को पालन करने वाले, एक से रीति रिवाजों को पालन करने वाले, इनको क्या कहा जाता है? एथनिक या जाति। एनसीईआरटी में अलग से लिखा है। तो क्या ये 11वां प्रश्न हो गया? ये 11वां प्रश्न हो गया। याद रखना, ये 11वां प्रश्न है ना। एक ही संस्कृति को, रीति रिवाजों को, एक समुदाय को एथनिक कहा जाता है, जाति कहा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ केस कहाँ फंसता है? केस फंसता है भैया यहाँ पर। अब ये जो है, ये है बेल्जियम की राजधानी, और ये बेल्जियम की राजधानी कौन है? ब्रुसेल्स है। अब ये ब्रुसेल्स में मामला उल्टा हो गया। अब क्या मामला उल्टा हुआ ब्रुसेल्स में, हमें ये जानना है। ब्रुसेल्स में मामला ये उल्टा हो गया कि जो
कितने प्रतिशत थे? डच भाषी 59% थे, है ना। डच भाषी कितने थे? 59% थे। तो ये बचे सिर्फ 20%। कहां पर? राजधानी में। बचे नहीं बेटा, वहां रहते ही थे 20%। जो देश में क्या थे? 59% थे। कितने थे? 59%। वो राजधानी ब्रुसेल्स में कितने थे? सिर्फ और सिर्फ कितने थे? 20%। और जो राजधानी में 80% थे, वो देश में कितने थे? 40%। याद रहेगी ये चीज, याद रहेगी। तो ये यहाँ पर क्या हो गए? यहाँ पर क्या हो गया? आपने वो मीम देखा है, जज्बात बदल गए हालात बदल गए। तो भैया राजधानी में ना जज्बात भी बदल गए, हालात भी बदल गए। क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब 12वां क्वेश्चन, राजधानी वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ मिल गया ब्रुसेल्स। अब इसको स्टार बना लेना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो क्या होता है, जैसे अपना घर लखनऊ में है। अब ऐसे तो हाँ, यूपी में तो नोएडा भी आ रहा है। तो जैसे अपना नोएडा, यूपी में लखनऊ, ये बड़े बड़े शहरों में घर है ना। और अपने वहां पर जमीन है और गांव में जमीन है, कीमत दोनों की बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है। पर क्या होता है, जिनका शहर में थोड़ा वर्चस्व ज्यादा होता है, उनका पैसा ज्यादा होता है। तो ये जो फ्रेंच भाषी थे, वो शहर में ज्यादा थे, तो उनकी क्या थी? पकड़ मजबूत थी, तो उनके पास सत्ता में पकड़ थी। तो वो थोड़ा सा मेरी मर्जी चलाने की कोशिश करते थे। क्लियर है? अब यहाँ पर 2 शब्द और मिल रहे हैं, ठीक है। राजधानी में अल्पसंख्यक डच भाषी का प्रभाव अधिक, अल्पसंख्यक का वर्चस्व। नहीं बेटा, यहाँ पे ये नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है। राजधानी में अल्पसंख्यक डच भाषी है, नहीं, राजधानी में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी, सही लिखा है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप याद रखिएगा, राजधानी में, देश में जो अल्पसंख्यक थे वो राजधानी में, देश में जो बहुसंख्यक थे वो यहाँ क्या होगा? अल्पसंख्यक होगा। इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं बेल्जियम की समस्या। अब बेल्जियम की समस्या क्या थी? तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने बताया वो चीज है। क्या बताया? सिंपल सी बात है कि जो राजधानी में अधिक थे वो क्या थे? देश में कम थे। जो राजधानी में अधिक थे वो देश में कम थे, और जो देश में ज्यादा थे वो राजधानी में कम थे। अब सर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक वे जिनकी संख्या कम हो, और बहुसंख्यक क्या? जिनकी संख्या ज्यादा हो। क्लियर है? बस इतनी सी बात है। क्लियर? आ जाइए। अब बेल्जियम की समस्या क्या थी कि बेल्जियम में अलग अलग भाषाई समुदाय, डच और फ्रेंच के बीच तनाव था। बता दिया, जिसके पास पैसा था उसके पास पावर थी। क्लियर? और फ्रेंच भाषी समुदाय आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध थे, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध थे, ठीक है। डच भाषी लोग अधिकारों और बराबरी अवसरों की मांग कर रहे थे, है ना। सिंपल सी बात है। अब सर यहां पर एक कंफ्यूजन है कि ये ब्रसेल्स ऐसा क्यों लिखा है। ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पर ब्रसेल्स क्यों ऐसा लिखा है, ये तो क्वेश्चन प्रश्न है। तो भैया कई बार परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है, कई बार ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो हमने दोनों हमारी पीपीटी में दे दिया। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? बस यही बात है। अब चलते हैं हम आगे कि भाई ये लड़ाई हो गई। अब जैसे मेरे को बताओ कौन कौन से बच्चे बाहर घूम रहे हैं, अभी शादियों में गए हैं, कहीं कहीं गए हैं, मुझे बताओ जल्दी से। जितने भी बच्चे बाहर घूम रहे हैं, जो बाहर गए हैं, उन सब से मैं ये पूछता हूं कि भैया आपको एक बात याद रखनी है कि आपके कजन्स मिलते हैं, आपके भाई बहन मिलते हैं। कौन से कजन, कौन भाई बहन सर का जाने हम? तो मौसी के बच्चे, चाचा चाची के बच्चे, दादा दादी के बच्चों के बच्चे, है ना। मतलब जैसे उनके, फिर इसके नाना नानी के बच्चों के बच्चे, मतलब मामा मामी। यार इतना कंफ्यूज नहीं होना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्या मैंने कहा कि जो आपके भाई बहन मिल रहे हैं, जैसे मौसी, बुआ, है ना, ताई, ताऊ जी, ये सब के बच्चे आपस में मिलते हैं, फिर वो खेलते कूदते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है। वैसे ही बेल्जियम में इन लोग की आपस में लड़ाई हो गई। अब इस लड़ाई को सॉल्व कैसे करें? अब इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि भैया उनको बुलाया गया। किनको बुलाया गया? अपनी मौसी को, अपनी बुआ को। मतलब इस समुदाय के, बेल्जियम में जो तीनों समुदाय थे, कौन कौन से? जर्मन, जर्मन के बाद कौन से? डच और फ्रेंच। ये आए और इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम हमारे देश से प्यार करते हैं। और ये जो नेशनलिज्म की भावना, जो राष्ट्रवाद की भावना है, ये इसके 2 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में। राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय होता है और भारत वाला भी है। तो जैसे ही जब मैं कहता हूं ना भारत माता की जय, जब निकलता है ना तो मजा आ जाता है।
एक अलग सा सम्मान फील होता है, एक अलग सा प्रेम फील होता है। तो ये राष्ट्रवाद कैसे आता है, इनके में भी राष्ट्रवाद था। इन्हें कहा यार ऐसे तो हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे, तो वो टुकड़े ना हो इसके लिए इन लोग बैठे। तो कब से कब तक बैठे, 1970 से 1993 के मध्य बैठे। कब बैठे, 1970 से 1993 के मध्य बैठे। और इन्होंने 4 परिवर्तन किए, 4 संशोधन किए। क्या किए, 4 संशोधन किए। चलो लिखना नहीं है ना। देखो अभी आपको सब चीजें लिखनी पड़ती है, वन शॉट के कुछ वो होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती है, सीमाएं होती हैं। सब कुछ समझा रहा हूँ, सब आपको समझ में भी आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। पर क्या होता है, कई बार हमसे गलती हो जाती है। तो आप क्या आप लिखें कि ध्यान दें, तो बिल्कुल लाइव क्लासेस, फोकस, कोई डाउट आ रहा है तुरंत पूछना हो, तो इसके लिए क्या है, नवोदय बैच। आप कभी भी नवोदय बैच ज्वाइन करें जल्द से जल्द, और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दें। तो इसके लिए आपको फिर क्या होगा, प्रॉपर नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल ही जाएगा। वैसे तो इसकी भी पीडीएफ मिलेगी, पर सारे उसकी, तो बच्चा बिल्कुल फोकसली पढ़ता रहे इसके लिए। तो 4 क्या किए, संशोधन किए। तो सर संशोधन क्या होता है, ये 4 पूछेगा भैया संशोधन कितने किए थे, तो 4 संशोधन किए थे। तो कौन कौन से 4 संशोधन किए, वो सब तो बाद में बताना। सर पहले बताओ संशोधन क्या किए। तो सबसे पहले संशोधन क्या किए से जानना जरूरी है कि संशोधन क्या होता है। तो संशोधन होता है, जैसे अभी स्कूल जा रहे हो, अरे सर कहाँ अभी स्कूल, अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है। अरे बेटा 9वीं में स्कूल गए थे, तो स्कूल का नॉर्मल टाइमिंग क्या होता है, सुबह 8 बजे होता है। अब 8 से मान लो अभी तो 8 चल रहा है बढ़िया, पर जब ठंड आएगी, अभी नवंबर में, दिसंबर में कड़कड़ाती हुई अपने उत्तर प्रदेश वाली ठंड के हल्के में ले रहा है क्या, तो बेहतरीन ठंड आने वाली आती है अक्टूबर में तो नहीं आती, नवंबर दिसंबर में आती। तो जब स्कूल के समय क्या कर दिए जाते, 9 बजे कर दिए जाते हैं। तो क्या था, पहले एक नियम था, उसको बदल दिया गया, या उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बदला गया। उसको क्या कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है। क्लियर है, उसको क्या कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है। अब ये संशोधन कैसे होते हैं ये समझते हैं। अब क्या किया उन्होंने, कहा क्या कहा कि भैया केंद्र सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा, किन्ने, बेल्जियम के लोगों ने, जो 4-5 लोग, 10-50 लोग बैठे होंगे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार बनाएंगे, और केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे, बराबर। मतलब यदि डच भाषा के 20 मंत्री रखे हैं, तो फ्रेंच भाषा के भी 20 मंत्री रखेंगे। तो किसी का भी पलड़ा भारी ना रहे, कोई हावी ना हो, कोई चीज, कोई नियम कानून पास करने तो दोनों का बहुमत की जरूरत होगी, ये भी बात कह दी गई। तो पहली बात समझ गए, केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि भैया हम अब ब्रुसेल्स में केस उल्टा करेंगे। ब्रुसेल्स में क्या उल्टा करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक को हावी कर देंगे। अब यहां पर ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं कि डच भाषा वाले, ध्यान देना, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना, डच भाषा वाले 59% है। कौन है, 59% है देश में। ध्यान देना है ना, देश में 59% है डच भाषा के। और जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वो उसमें कितने हैं, राजधानी वाला यहां लिख रहा हूं और अलग पेन से लिख रहा हूं, वो सिर्फ 20% है राजधानी में। और फ्रेंच भाषा वाले, क्या, फ्रेंच भाषा वाले, फ्रेंच भाषा, इनको अलग उसमें रुको भाई, बहुत आप लोग को समझ में आ जाए। जो फ्रेंच भाषा वाले हैं, डच तो हो गया, फ्रेंच है ना, जो फ्रेंच वाले हैं, जो देश में कितने हैं, 40% है ना। यहां पर राजधानी में कितने हैं, 80%। कलर चेंज करूं सर, कलर चेंज कर देता हूं भैया, कलर 80% है। कितने हैं, 80%। तो अब क्या, वहां पे जब देश में भाई भेदभाव नहीं किया गया, दोनों की मंत्रियों की संख्या बराबर की गई, तो यहां पर भी कहा गया कि बराबरी का अधिकार रहेगा, दोनों भाषाओं को उतना ही सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों भाषाओं को क्या किया गया, बराबरी का दर्जा या समान दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, दोनों भाषाओं को समान दर्जा दिया गया। अब जो अल्पसंख्यक वाली बात पे यदि आप कंफ्यूजन हो रहा हो, देश में अल्पसंख्यक कौन है, फ्रेंच है ना, याद रखना। और ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक कौन है, डच है, याद रखिएगा। और फ्रेंच का प्रभाव अधिक है, क्योंकि राजधानी में उनके पास जमीन जायदाद, पैसा, जिसके पास पैसा उसके पास पावर। तो वो कंफ्यूजन यदि रहा हो तो दूर कर लेना। और इसका एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ब्रुसेल्स में एक किसी का पता लिखा हुआ है, तो दोनों भाषाओं में वो बराबर ही से पता लिखा हुआ है कि किसी को भी कोई हावी ना लगे, इसलिए तो दोनों भाषाओं के बीच संतुलन रखा गया। तीसरा उन्होंने बनाई राज्य सरकार। राज्य सरकार बनाई, 2 क्षेत्र थे, बोले भाई आप बोलोनिया क्षेत्र और कौन सी, अपनी फ्लेमिश क्षेत्र। दोनों राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से
लगभग मामलों में स्वतंत्र रखा गया। जैसे जो देश हित के मामले हैं, रक्षा का, संचार का, ये सब मामले छोड़ दिए जाएं, उनको छोड़ के राज्य सरकार को स्वतंत्र रखा और कहा कि भाई स्थानीय लोग अपना फैसला करें। तो इसलिए तीसरा उन्होंने राज्य सरकारें बनाई। अब चौथा उन्होंने क्या किया, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो स्टार बना लो। इसमें क्या होता है, सामुदायिक सरकार क्या हुई, एक समुदाय की सरकार। मतलब जैसे जर्मन भाषा की एक सरकार हो गई, फ्रेंच भाषा की एक सरकार हो गई, डच भाषा। सर अब ये काम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, डच भाषा की शिक्षा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, उससे जुड़े हुए मुद्दे समझाएंगे और या सुलझाएंगे, समझाएंगे भी, सुलझाएंगे भी। वैसे ही फ्रेंच भाषा के भी और वैसे ही जर्मन भाषा। अब फ्रेंच भाषा वाला डच भाषा वाले को नहीं समझाएगा और डच भाषा वाला जर्मन को नहीं, अपने अपने मुद्दे सुलझाओ और कोई किसी के में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये सामुदायिक सरकार बना दी गई। अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि कितनी सरकारें थी बेल्जियम में, केंद्र, राज्य, सामुदायिक। कितनी सामुदायिक सरकार बनी, 3, डच, फ्रेंच, जर्मन। याद रखिएगा कौन कौन सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषा के जुड़े मुद्दे, और इनका सबको अपना प्रबंधन करना है ना, हर किसी को अपना अपना प्रबंधन यहाँ पर करना है। क्लियर है। तो अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला लगने लगा कि भाई यार कितनी चीजें करवा रहे हैं ये लोग, तो कैसा करवा रहे हैं, मतलब थक गया मैं तो, है ना। आपको लग रहा होगा कि पहले सामुदायिक सरकार बनाई, फिर राज्य सरकार बनाई, फिर केंद्र सरकार बनाई, फिर इसका ये उसका वो। पर बेटा मेरे छोटे भाई बहन, आपको यकीन नहीं होगा कि हमने बताया था बेल्जियम कहां पर है, तो बेल्जियम कहां पर है मेरे छोटे भाई बहन, यूरोप में। और यूरोप में जब यूरोपियन देशों का संघ बना तो उसका मुख्यालय किसे चुना गया, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को। ठीक है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को चुना गया। क्लियर है। और ऐसे अंत में जाकर बेल्जियम क्या हो गया, खुश हो गया। और ये वॉलून क्षेत्र को क्या याद रखना है, वोलोनिया। ये भी सही है, पर वोलोनिया क्षेत्र आपकी किताब में दिया हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ के पूरे तथ्य आप लिख लोगे। एक होमवर्क दे दूं आपको एक होमवर्क दे दूं प्यारा सा, गृह कार्य हिंदी में बोले तो, कि भाई इनके सबके तथ्य मुझे आपको बताने हैं। अभी प्रश्न भी आते हैं और तथ्य वाले प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ऐसे क्या हो गया, बेल्जियम खुश हो गया। अब बेल्जियम खुश हो गया तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार क्या है। अब सामुदायिक सरकार आप बता दोगे, कितनी सामुदायिक सरकार बनी, 3। कौन कौन सी, डच, जर्मन, फ्रेंच, है ना। क्या काम था उनका, किस क्षेत्र में काम करती थी, कौन से जुड़े हुए मुद्दे करती। दूसरा आएगा बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच संघर्ष का क्या कारण थे बताइए। तो बता दो कि समानता चाहते थे, ब्रुसेल्स में विशेष स्थितियां थी, वो सब था, पैसा था, पावर था। और इसमें एक और चीज आ सकता है, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है कि उन्होंने 1970 से 1993 के बीच में क्या परिवर्तन किए। 93 के बीच में क्या परिवर्तन किए, है ना, क्या परिवर्तन किए, ये आ सकता है। बीच में क्या किया, मैं अभी ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, क्या किया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण है, तो भैया ये तो बिल्कुल याद ही रखना है, तथ्य वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तथ्य वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। याद रखना, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है मेरी बात, कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बेल्जियम और डच की पूरी, बेल्जियम, डच, जर्मन की कहानी हो गई और बेल्जियम आखिरी में खुश हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपका जो बन सकता है मैं बता देता हूं कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां पर है। तो तथ्य वाला एक और प्रश्न आ सकता है कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां पर है। तो कहानी क्लियर, बेल्जियम ने एक सही नतीजा लिया और वो खुश हो गया। बेल्जियम ने एक सही नतीजा लिया और वो खुश हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पड़ोसी देश की कहानी पर। क्या में आ जाते हैं, हमारे पड़ोसी देश की कहानी पर आ जाते हैं। अब ये पड़ोसी देश हमारा है श्रीलंका। हाँ, ये वही श्रीलंका है जिसकी हनुमान जी ने क्या लगा दी थी, लंका। तो हाँ जी, ये वही श्रीलंका है जिसकी हनुमान जी ने लंका लगाई थी। और श्रीलंका कहां पर है, यूरोप में। बेल्जियम कहां पे, श्रीलंका यूरोप में नहीं भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ध्यान रखना। श्रीलंका एशिया में है और बेल्जियम यूरोप में है। श्रीलंका कहां पे है, एशिया में। अपना पड़ोसी है, अपन जब एशिया में है तो वो भी एशिया में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। और बेल्जियम कहां पे है, यूरोप में है। बेल्जियम कहां पर है, यूरोप में है।
ये भी याद रखिएगा। अब श्रीलंका हो गया, बेल्जियम हो गया, ये अब श्रीलंका की राजधानी बता, नहीं श्रीलंका आजाद कब हुआ, राजधानी एनसीईआरटी में नहीं है, पर याद रखना आजाद 1948 को हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में आजाद हुआ था। और श्रीलंका की भी तुलना भारत के हरियाणा से की गई है ना, याद रखिएगा। और इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़। कितनी है? 2 करोड़। 2 करोड़ है। कितनी जनसंख्या है? 2 करोड़। ये भी याद रखिएगा। अब श्रीलंका का पड़ोसी देश हम ही है। अब श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है। अब समुद्र का कलर क्या रखूं? ये रख लेता हूं, है ना, समुद्र। तो जो देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? द्वीपीय देश कहते हैं। तो श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उसको द्वीपीय देश कहते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, एशिया महाद्वीप में आता है, 2 करोड़ जनसंख्या है। यहां तक की कहानी क्लियर। चलिए, अब श्रीलंका दुखी क्यों है? क्योंकि ये जो 1948 में तो ये खुश था, पर 1956 तक आते आते, ये कलर दिखता नहीं होगा आप लोग, 1956 में आते आते श्रीलंका ने अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी। और ये 1956 में क्या हुआ, ये सब कुछ हमको इस वीडियो में जानना है। तो अब 1956 में क्या हुआ, कैसे हुआ, समझते हैं। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो आपके पास उत्तर है सर 1948 में। उत्तर है सर, श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है। क्या आपके पास इसका उत्तर है? हाँ सर, इसका भी उत्तर है, इसका भी है। भारत का पड़ोसी देश है, बिल्कुल बता दिया। जनसंख्या 2 करोड़ है, ये भी बता दिया। तो आपके पास श्रीलंका से संबंधित सारी जानकारी आ गई। क्लियर? अब श्रीलंका एक विविध समाज था, तो श्रीलंका में विविध समाज के लोग रहते थे। तो कौन कौन से श्रीलंका में विविध समाज के लोग रहते थे? तो जैसे बेल्जियम में सबसे कम कौन थे? बेल्जियम में सबसे कम कौन थे? जर्मन। तो श्रीलंका में सबसे कम कौन थे? ईसाई थे। कौन थे? ईसाई थे। ईसाई समुदाय के लोग श्रीलंका में सबसे कम रहते थे और 7% रहते थे। सबसे ज्यादा कौन रहते थे? सिंहली भाषा के लोग सबसे ज्यादा। ये सबसे कम हो गए। कौन से हो गए? ईसाई हो गए। याद रखिएगा। अब मैं यहाँ ईसाई लिखूं, इतना समय अभी नहीं है समझना, पर यदि बिल्कुल डिटेल में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा नवोदय बैच, और उस नवोदय बैच में हम टॉपर नोट्स, पीडीएफ आपको सबसे मिलवाएंगे जो आपके भैया दीदी लास्ट ईयर टॉप की हैं। तो बहुत सारी चीजें, सब कुछ मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, आपको पता है, पर ऐसे सभी चीजों को पढ़ना समझना है तो आपको आना पड़ेगा नवोदय बैच। और सबसे ज्यादा कौन थे? 74% सिंहली। अच्छा, ईसाई कौन से धर्म को मानेंगे? ईसाई धर्म को ही मानेंगे। और ये किस धर्म को मानेंगे? सिंहली बौद्ध धर्म को मानेंगे। कितने प्रतिशत है? 74% है। किस धर्म को मानेंगे? ईसाई धर्म को मानेंगे। क्लियर है यहाँ पे? सिंहली बौद्ध धर्म को मानेंगे। याद रखना, देखिए कई बार फिर से कंफ्यूजन नहीं होना है। 7% ईसाई हैं जो सबसे कम है, लिख ही देता हूं भाई ईसाई, ठीक है। और 74% जो है वो ज्यादा है। कौन है? सिंहली हैं, जो किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी? अब इसके बाद ये सब कुछ लिखा हुआ है, पर मैं आपको पहले क्यों बता देता हूं। अब देखो यहाँ पे सिंहली लिख लो, सिंहली, ठीक है। तो 74% जो है वो क्या हो गए? सिंहली हो गए। क्या ये तथ्य पे प्रश्न बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक प्रश्न, कौन सा धर्म मानते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं? दूसरा प्रश्न, कौन सा धर्म मानते हैं? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, हाँ अब समझो, सबसे कम कौन से? चौथा प्रश्न। कितने प्रतिशत? तो 4। कौन? ईसाई 5। ये 5 प्रश्न। इसके बाद अब यहाँ पर केस फंसता है तमिल में। तमिल भाषा के जो लोग थे वो 18, अदर एक हो गया 19, वो छोड़ो, 18% तमिल भाषा के। अब तमिल भाषा में क्या था कि जो तमिल भाषा के लोग थे उसमें 2 प्रकार के लोग थे। एक भारतीय तमिल थे, तो एक भारतीय तमिल थे, और एक थे कौन से? श्रीलंकाई तमिल। तो जो श्रीलंकाई तमिल थे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, स्टार लगा लीजिए, वो थे 13%। और ये भारतीय तमिल थे वो हो गए 5%, है ना भाई। 18 थे, 13 4 17 5%। अब क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि भारतीय तमिल श्रीलंका गए क्यों? तो बेटा इसलिए गए थे भारतीय तमिल श्रीलंका क्योंकि उन्हें क्या करना था? उन्हें करना था बागानी। किसकी? चाय की बागानी करने, चाय की खेती करने। वो आजादी से पहले मजदूरी करने श्रीलंका चले गए, और फिर श्रीलंका के ही बन के रह गए। तो श्रीलंका के जब वो बन के रह गए तो वो फिर क्या करने लगे?
वहां पर बागानी करने लगे और फिर वो श्रीलंकाई जो भारत के थे, अब जो भारत से गए हैं वहां पे हिंदू भी तमिल था, मुसलमान भी तमिल था, तो भारत से जो तमिल गए वो हिंदू भी थे, वो मुसलमान भी थे, और श्रीलंकाई तमिल थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इतना सब कुछ हमें याद रखना है और ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। क्लियर है? तो ये 7%, 1874 ये सब कुछ पूछा जाता है, याद रखना भैया, है ना। भारत के तमिल क्यों गए थे ये भी। अब श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, अब श्रीलंका में बहुसंख्यावाद क्यों हुआ? तो श्रीलंका में बहुसंख्यावाद इसलिए हुआ, पहले तो सर ये बता दीजिए बहुसंख्यावाद क्या होता है। तो भैया जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपनी मर्जी चलाने लगे, वो गाना लगाने लगे, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। जिस दिन ये मेरी मर्जी वाला उनके अंदर विचारधारा आ गई तो श्रीलंका में ये मेरी मर्जी बहुसंख्यावाद कौन कर रहा है? सिंहली। तो जब संख्या में जो ज्यादा है वो मेरी मर्जी चलाने लगे, मेरी मतलब अपनी मर्जी चलाने लगे, और जो संख्या में कम है अल्पसंख्यक उनको नजरअंदाज करने लगे, इस घटना को क्या कहा जाता है? बहुसंख्यावाद। और बहुसंख्यावाद हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर कोई कहानी बता दीजिए तो हम आसानी से समझ पाएंगे। हाँ मैं समझा देता हूं, बहुत सिंपल सी बहुत अच्छी कहानी है। होली तो हमारे यूपी में बेहतरीन मनाई जाती है। आप लोग भी मेरे छोटे भाई बहन यूपी में आप होली खेलते होंगे कि परीक्षा फंस जाती है तो नहीं खेल पाते। इस साल खेलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक आधा पेपर होली के आगे पीछे फंसता ही है, पर अभी तक जो खेलते हो तो अपन 10 लोग का ग्रुप है, अपन होली खेल रहे हैं, तो एक आप और एक मैं समझदार है, बाकी 8 लोग अपने यहाँ थोड़े ऐसे ही हैं। तो अपना ग्रुप है, अपन आपस में होली खेल रहे हैं, पर एक बुजुर्ग बेचारा रोड से जा रहा है या एक बुजुर्ग महिला रोड से जा रही है, उसको अपन ने वो गुब्बारा, बढ़िया अपनी तो पहचान है, फेंक के मारते, अपन ने मारा उसको, और वो गुब्बारा मार के फेंका, अपन ने मारा और वो गिर गया, उसको चोट आ गई। तो अपन दोनों आप और मैं मना किए थे कि मत फेंक के मारो, और ये 8 लोग अपने दोस्त मारे, पर अपन को क्या बोलते? तुम तो डरपोक हो, ऐसे हो वैसे हो। तो क्या सही थे 8 लोग कि अपन? ये 8 लोग ज्यादा सही थे। 3 6 7 हैं ये, है ना, और ये 2, तो 3 3 6 7, है ना। तो ये 7 लोग ज्यादा सही थे कि अपन दोनों ज्यादा सही थे? तो अपन सही थे। तो पर चली किसकी? वो ज्यादा लोगों की। तो लेकिन हमेशा संख्या ज्यादा हो, उनकी शक्ति ज्यादा हो, पर वो न्याय संगत हो जरूरी नहीं। तो बहुसंख्यावाद में जो बहुसंख्यक हैं वो हमेशा सही बोल रहे हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें कहानी से क्या मिलता है? शिक्षा की बहुसंख्यावाद हमेशा सही नहीं होता है। तो चलिए अब अपन चलते आगे। अब ये बहुसंख्यावाद तो सर आपने बता दिया, पर आखिर ये बहुसंख्यावाद में इन्होंने किया क्या ये भी तो बताओ। तो याद करो जब मैंने श्रीलंका शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि 1956 में चीजें बदलेंगी। अब ये 1956 आया और चीजें बदलना शुरू हो गई। 1956 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अपनी भाषा जो सिंहली भाषा थी, क्या थी? जो अपनी भाषा सिंहली भाषा थी उसको एकमात्र क्या कर दिया? घोषित कर दिया, राज्य भाषा घोषित कर दिया। क्या कर दिया? एकमात्र आधिकारिक भाषा या राज्य भाषा घोषित कर दिया। मतलब राज्य भाषा, यहाँ वो राज्य नहीं, पंजाब हरियाणा, ये मैं आपको अभी फेडरलिज्म जब संघवाद पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा राज्य किसे कहते हैं, है ना। जो भी चीजें सरकार के उससे चलती हैं, सरकारी मान्यता होती है, वो भी राज्य की परिभाषा होती है, वो अपन अगले उसमें समझेंगे। तो हमें क्या पता चला 1956 में सबसे पहले क्या हुआ? श्रीलंका ने एकमात्र आधिकारिक भाषा सिंहली भाषा को घोषित कर दिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 1956 कब हुई एकमात्र आधिकारिक? और दिक्कत क्या थी? ये सिर्फ एकमात्र शब्द से दिक्कत थी, क्योंकि भैया आप अपनी भाषा को सम्मान दो, पर भाई हमारी भाषाओं को भी तो सम्मान दो, हमारे कल्चर को भी, हमारे रीति रिवाज को भी। पर ये तो यही, अब सिर्फ इतने में नहीं रुके, इन्होंने विश्वविद्यालयों में क्या किया कि प्राथमिकताएं किसको दी जाएगी? बौद्ध धर्म के लोगों को या सिंहली भाषा का पालन करने वाले या मानने वाले लोगों को। सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता इन्होंने सिंहली भाषा के लोगों को देने की बात की। और तीसरा क्या किया कि जो बौद्ध धर्म को बढ़ावा, सरकार जो होगी वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगी और उसको बढ़ावा देगी। तो ये तो एकदम से क्या हो गई भाई? ये तो भेदभाव होने लगा ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसी प्राथमिकताएं वाली नीतियां लागू की जिसमें विश्वविद्यालय सरकारी में सिंहली भाषा के लोगों को ज्यादा अवसर। क्लियर? और नए संविधान में कहा गया कि राज्य बौद्ध धर्म, ये देखो राज्य मतलब श्रीलंका का कोई राज्य नहीं,
राज्य मतलब जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, यहाँ स्टेट मीनिंग नहीं है राज्य का, ये बात याद रखनी है, और ये संघवाद में हम समझेंगे। तो बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। तो अब भाई लोग बोलेंगे जब हमारी मर्जी है, जू नहीं देख रहे हैं, ये बात याद रखना भैया, है ना। तो ये क्या ढूंढ रहा है, ये बाकी समुदाय के लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, विश्वविद्यालय में एडमिशन ढूंढ रहे हैं। एडमिशन मतलब प्रारंभ जो होते हैं ना, आप लोग नहीं देखते हो, प्रवेश प्रारंभ, तो प्रवेश ढूंढ रहे हैं। क्लियर। तो ये किया। अब इसके बाद तो यार मतलब किसी भी आदमी का दिल मतलब दुखी हो जाएगा। इनको क्या लगा कि हमें तो हमारे अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और जब इतना भेदभाव हो रहा है तो अपनी मांग रखेंगे, जब मांग नहीं मानी जाएगी तो आमने सामने आ जाएंगे। तो फिर तमिल भाषी लोग और सिंहली भाषी लोग आपस में लड़ने आ गए, मतलब इनके बीच टकराव हो गया। तो यही लिखा हो, उन्हें लगा कि संविधान में सरकारें तो इनके समान राजनीतिक अधिकारों का वंचित करती है। कर ही रही है भाई, जब ना स्कूल में तुम दे रहे हो प्रवेश, ना विश्वविद्यालयों में दे रहे हो, ना नौकरी दे रहे हो, ना धर्म को बढ़ाने दे रहे हो, और सभी चीजें आपने अपनी एकमात्र राजनीतिक कौन सी भाषा, सिंहली भाषा को आधिकारिक भाषा कर दिया। तो अन अवसर पाने के लिए उन्होंने क्या भेदभाव किया जा रहा, बता दिया मैंने। परिणाम स्वरूप समय के साथ सिंहली और तमिल समुदाय के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए, मतलब आमने सामने आ गए। अब यहां पर एक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको कहते हैं गृह युद्ध। अब ये गृह युद्ध क्या है मेरे छोटे भाई बहनों, तो ध्यान से समझिएगा। गृह युद्ध किसे कहते हैं? गृह युद्ध उसे कहते हैं जब घर में लड़ाई हो। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन से लड़ लो, दे पट पट, ऐसा नहीं मारना वारना नहीं छोटे भाई बहन, पर जब आप अपने छोटे भाई बहनों से लड़ लो, है ना, याद आए ना भाई बहनों, तो जब घर में आपस में लड़ाई हो जाए उसको क्या कहते हैं? गृह युद्ध। और पड़ोसी से लड़ लो, मोहल्ले वाले से लड़ लो, उससे कहते हैं युद्ध। तो वैसे ही देश के लोग आपस में टकराव करने लगे, तनावपूर्ण स्थिति हो जाए, उसे गृह युद्ध कहेंगे। अब श्रीलंका में कौन कौन, तो तमिल लोग और सिंहली लोग लड़ लिए। अब ये लड़ तो लिए, अब इनका विवाद हो गया। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण देश में अस्थिरता आ गई। अब अस्थिरता आती है तो आर्थिक रूप से कमजोरी आ जाती है, क्योंकि भाई जब अस्थिरता आती है तो कोई भी आपके देश में क्यों निवेश करना चाहेगा। और दूसरा जो आपका है चीजें, जैसे जब दंगे हो रहे हैं दो समुदाय, तो रेलवे स्टेशन में आग लगा रहे, बस स्टेशन में आग लगा रहे, तो ये सब दिक्कतें देते हैं ना भाई। आपके जो भवन है ये सब तोड़े जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, अस्थिरता आ गई, हजारों लोगों की जान जाने लगी, जान माल की हानि होने लगी। तो यही सब क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो सबसे पहले गृह युद्ध में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। अभी और गृह युद्ध एक बार अच्छे से पूरा चित्र बना के समझाऊंगा, पर अभी गृह युद्ध समझा कि एक ही देश के दो समुदाय आपस में लड़ लें, या और ऑफिशियल मतलब आधिकारिक भाषा में लिखोगे कि एक देश का एक समुदाय अपनी सरकार के विरोध हो जाए हिंसक रूप से, तो उसे कहा जाता है गृह युद्ध। और युद्ध किसे कहा जाता है, जब दूसरा देश आप पर हमला कर दे। तो गृह युद्ध किन किन के बीच हुआ, सिंहली और तमिल। इससे क्या हुआ, अस्थिरता आई, आर्थिक रूप से कमजोर हुए, जान माल की हानि। उम्मीद करता हूं लिख लोगे। समझ गए गृह युद्ध का। तो भैया अब यहां देखो, श्रीलंकाई तमिलों के संघर्ष। अब सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा कि भाई अकेले तो अब कुछ हो नहीं सकता। तो श्रीलंकाई लोगों ने क्या बोला कि भाई पहले तो पार्टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पार्टी। अरे वो वाली पार्टी नहीं रे भैया, राजनीतिक दल बनाएंगे। नहीं तो पार्टी के नाम से खुश हो गए, कोल्ड ड्रिंक पीने चल दी। पार्टी नहीं, राजनीतिक दल बनाएंगे और आंदोलन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, है ना। और जब बहुत सारा समुदाय मिलकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखता है, हिंसक रूप से कई बार रख देता है, कई बार अहिंसक रूप से बिना मार धाड़ के, तो उनकी मांग क्या थी। तो सबसे पहले बोल रहे थे कि भाई हमारी जो तमिल भाषा है उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दो। क्या बोला उन्होंने सबसे पहले, कि हमारी तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दो। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें समानता के अवसर दो भाई नौकरी विश्वविद्यालयों में। तो ये दो मांग रखी। तो क्या बोला उन्होंने, राजनीतिक दल बनाए, बिल्कुल सही, आंदोलन शुरू किए। तमिल भाषा को, किस भाषा को आधिकारिक भाषा की बात कही, तो तमिल भाषा को देने की। और जब ये सब मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने 1980 में, याद रखना मेरे छोटे भाई बहन, याद रखना 1980 में। अब याद रखो, इधर देखो, ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया श्रीलंका मान लो, है ना। थोड़ा सा चित्र इधर उधर बन जाते हैं, पर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये है उत्तर और ये पूर्व। अब उन्होंने क्या कहा कि 1980 तक तो वो मांग रखते रहे। अब जब उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा
कि भाई उन्होंने क्या कहा कि हमें एक अलग राज्य दे दो, और वो राज्य क्या होना चाहिए, स्वायत्त होना चाहिए। मतलब हम देश से अलग नहीं होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो राज्य है ये देश है, उसी में एक पूरा हिस्सा जिसमें हमारी मनमानी चले, मतलब हमारे लोगों को बराबरी के अधिकार मिले और हम वहां पे स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, नौकरी दे। तो इस राज्य का नाम उन्होंने रखा तमिल इलम। तो उत्तर पूर्व दिशा में, श्रीलंका की उत्तर पूर्व दिशा में, देखो ये उत्तर होती है और ये होती है पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा में उन्होंने एक राज्य की मांग की जिसका नाम रखा तमिल इलम। क्लियर है, तमिल इलम इसका नाम रखा। कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद ये क्या हुआ, तमिल इलम की मांग, तो क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद क्या कर रहे थे, शिक्षा नौकरी समाज, जब 1980 का दशक मैंने बताया, और स्वतंत्र राज्य तमिल इलम। अब ये पूछता है उत्तर, देखो मेरा ध्यान से देखना मेरे छोटे भाई बहन, ये क्वेश्चन यहां बनता है, ये देखो ये वाला पेन ले लेता हूं, ये उत्तर और पूर्वी श्रीलंका, ये जगह पूछ सकता है। तो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में उन्होंने मांग रखी कि हमें एक अलग राज्य दे दो, और जब नहीं देंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहीं पर वो गृह युद्ध वाली बात अब आएगी। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भैया किस हिस्से में मांग रखी, तो उत्तर पूर्व में रखी। किस समय रखी, तो 1980 में रखी। अच्छा, इसके बाद राज्य का नाम क्या रखा, तमिल इलम रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चन इस स्लाइड से भी बनते हैं, समझ गए। अब आ जाते हैं कि लिट्टे। अब लिट्टे को LTTE, अब ये लिट्टे हिंदी में ऐसे भी आ सकता है, देखना LTT है ना, और ई, अब ई है ना, ई, ये वाला ई या ये वाला ई, देख है ना, ई आएगा वैसे तो बेटा, ठीक है, LTT तो ऐसे आ सकता है। क्लियर है, तो ऐसे लिखा आएगा आपके में, है ना, LTTE। क्लियर है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। एक तो यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद याद रखना, ये अब गृह युद्ध, मैंने आपको अभी गृह युद्ध समझाया था, अब आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली मतलब क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक देश है ना, यहां समझना ये एक देश है, क्लियर है, और इस देश में ये अपन ने लाइन खींच दी, लाइन खींच देते हैं, ये लाइन। अब ये ए लिख दिया, ए जो है, और ये बी लिख दिया। अब ये जो ए है और बी है, ए की बन गई सरकार। ध्यान देना, ए की बन गई क्या, कौन सा कलर लूं जो दिखेगा, ए की बन गई सरकार, है ना, इसकी क्या बन गई सरकार, और ये सिर्फ अपनी मनमर्जी चला रहा है। तो बी जब ए पर क्या कर दे, हमला कर दे, दोनों एक ही देश में रहते हैं, सरकार के विरुद्ध हमला करा और अपनी बातें मनवाना चाह रहे हैं। तो जब एक ही देश की दो कम्युनिटी आपस में क्या हो गई, वर्सेस हो गई, वर्सेस जानते, चेन्नई वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस हो गई, हिंदी में बोले तो संघर्ष, है ना, इतना वर्सेस, तो ये युद्ध को गृह युद्ध कहलाया जाता है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बस तो ये याद रखना, गृह युद्ध। क्लियर। अब ये गृह युद्ध लिट्टे के बीच में हुआ, श्रीलंकाई सरकार और लिट्टे। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिट्टे बना कब, तो 1983 में बना, 1983 से बना, 1983 से 2009 के बीच में संघर्ष चलता रहा, और आखिरी में 2009 में श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे ग्रुप को हरा दिया। पर प्रश्न ये नहीं आता, प्रश्न तो ये है सर कि हम ये 1983 कैसे याद रखेंगे। तो मैं अपनी तरफ से एक कोशिश कर लेता हूं कि हो सकता है आपको याद हो जाए कि भैया याद करो महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को सब पसंद करते हैं। क्या आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी ने कब वर्ल्ड कप जीता था? हाँ सर पता है, 2011 में। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी से पहले वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था? 1983 में। तो हाँ, जब हमने महेंद्र सिंह धोनी से पहले वर्ल्ड कप जीता था तो 1983 में लिट्टे ग्रुप बना, और 2009 महेंद्र सिंह धोनी को शायद पहली बार टेस्ट कप्तानी मिली थी, तब तक यह श्रीलंका ने अंत किया, और श्रीलंका के खिलाफ ही शायद टेस्ट कप्तानी मिली थी, पक्का नहीं पता, देख लेना आप लोग ज्यादा, तो ऐसे याद रखना है। तो किन किन के बीच गृह युद्ध हुआ? लिट्टे ग्रुप। फुल फॉर्म बताओगे, पूर्ण रूप बताओगे, कब बना 1983, कब अंत हुआ 2009, कौन कौन आपस में आए, श्रीलंका सरकार जिन किसकी थी, सिंहली की, कौन सा धर्म मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, किसके बीच था, तमिल, जिन्होंने क्या बनाया, लिट्टे ग्रुप बनाया, क्या मांग रहे थे वो, तमिल इलम स्वायत्त राज्य 1980 में। याद रहेगा, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो अब इनसे क्या प्रश्न आ सकते हैं?
श्रीलंका का जाति संरचना बता ही दोगे भैया, श्रीलंका की जाति संरचना, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, सबसे कम तो आप बता देते हो, सबसे ज्यादा भी आप बता देते हो 74%। अब जो तमिल थे वहां पर केस है, तमिल जो थे वहां पर है कि एक तो इंडियन तमिल हो गए, एक श्रीलंकाई तमिल हो गए। इंडियन तमिल में हिंदू मुस्लिम हो गए, श्रीलंकाई तमिल में श्रीलंकाई तमिल हो गए। अब इनके भी संघर्ष होता रहा, तो ये तो है ही, बता दोगे। और जाति संघर्ष के कारण क्या थे, तो बहुसंख्यावाद था। अब बहुसंख्यावाद में उन्होंने क्या किया, तो आप बताओगे 1956 वाली कहानी, विश्वविद्यालय वाली कहानी, ये सारी कहानी आप बताओगे, बता दो। अब क्या इंपॉर्टेंट है, तथ्य वाले प्रश्न तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तथ्य वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आप बता दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद आप क्या बता दोगे, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार स्टार स्टार, जितने स्टार लगा लो और मुझे उत्तर देना। श्रीलंका और बेल्जियम की तुलना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि श्रीलंका और बेल्जियम के तुलना कीजिए। क्वेश्चन बहुत घुमा के भी आ सकता है कि श्रीलंका क्यों असफल हुआ और बेल्जियम क्यों सफल हुआ, इस तरीके से भी आ सकता है कथन। अपने जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसमें तो आ ही सकते हैं, बहुत सारे तथ्य हैं इस, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से जितना अपन ने डीप पढ़ा है वैसे ही पढ़ने वाले हैं हम नवोदय बैच में, जो 10वीं क्लास के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसमें आप और मैं लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, साझेदारी बनाएंगे, बिल्कुल किसके जैसी। भाई लखनऊ सुपर जायंट के तो ओपनर मुझे नहीं पसंद, मुझे तो पसंद है यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी या ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। तो आपको क्या बनना है बता दो, मैं वो बन जाऊंगा। कमेंट में चाहिए मुझे, है ना। फिर उसके बाद टॉपर नोट्स मिलेंगे, ये सब आप बिल्कुल मेरे पे फोकस रहोगे, बाद में नोट्स डल जाएंगे, बढ़िया पढ़ लेना। फिर उसके बाद डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन, भाई जो भी क्वेश्चन आता है कैसे आता है उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, कैसे क्या। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग ऐप में तो भाई हम बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारे बच्चे के मन में ये रह ही ना जाए कि अगली क्लास में कि यार पिछला ही नहीं समझा, तुरंत डाउट सॉल्व करते, भूख लगी खा लिया, डाउट आया पूछ लिया, ऐसी हालत है। टॉपर गाइडेंस जो भैया दीदी पास किए हैं आपके साथ, है ना, पिछले साल, वो आपको आके बताएंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई की थी और क्या उनकी रणनीति थी। और परीक्षा से पहले परीक्षा का डर खत्म करेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सब कुछ रितेश सर आपके लिए लेके आए मात्र 51 रुपए, सगुन के 51 रुपए में, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में जो महंगाई की मार थी उस पर हथौड़ा चला दिया है और हर बच्चे को जिसके पास संसाधनों की कमी थी उसको संसाधन दे दिए हैं कि वो परीक्षा में टॉप कर सके। क्लियर है। तो आप भी जुड़िए इस क्रांति से। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है नवोदय बैच में। चलिए, तो अब हमको पता है कि मुझे, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि मुझे इन तस्वीरों में आप नजर आते हो। और यार यूपी एक ऐसा राज्य है जिसके बिना प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो भाई आप वो काबिलियत रखते हैं टॉप करने की, तो आइए हम मिलकर टॉप करेंगे। इस देश में हीरो की कमी नहीं है, हीरो को तराशने वालों की कमी है मेरे छोटे भाई बहनों। और हाँ, वो अरिविहान है वो जौहरी जो आपको सही तरीके से क्या करेगा, तराशेगा। तो चलिए, है ना, अब शुरू करते हैं अपन सत्ता के साझेदारी के रूप। देखिए, हमने ये पढ़ लिया बेल्जियम की कहानी से और श्रीलंका की कहानी से कि भैया सत्ता की साझेदारी में जरूरी है, सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। एक देश बन गया और यूरोपियन संघ का मुख्यालय ले आया और एक देश बेचारा 2009 तक उलझा रहा। तो आखिर ये क्यों हुआ, क्या हुआ, हमने सब जान लिया। और ये भी जान लिया कि कैसे हमारे जिंदगी के फैसले, सही फैसले जरूरी है। अब किन के साथ करता, याद कीजिए लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये सब क्या है, सत्ता के साझेदारी के रूप हैं। एक होता है सामाजिक समूह जो हमने पढ़ी थी सामुदायिक सरकार बेल्जियम में, और एक राजनीतिक दल। जैसे अपने यूपी की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी दीदी मायावती, या फिर समाजवादी पार्टी, कौन आ गया इसमें, अखिलेश बब्बा, और बीजेपी तो है ही अभी सरकार में योगी जी, कांग्रेस,
है ना, जैसे रायबरेली से सांसद हैं, है ना, अलग अलग जगह से, जैसे अमेठी से सांसद हैं। तो ये कई जगह अपने यूपी के फेमस जगह हैं, बहुत नामी गिरामी प्रदेश है अपना। विधानसभा में बहुत सारे विधायक हैं अपने, लगभग 400, सांसद सबसे ज्यादा हैं देश में 80। सब चीजें समझ रहे हो ना, यूपी का बच्चा पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे समझता है, ये तो मैं जानता हूं। तो ये सत्ता के क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, सामाजिक समूह, राजनीतिक दल। अब क्षैतिज का मतलब क्या होता है? तो ऐसा, जब तीनों बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? क्षैतिज। क्या कहेंगे? क्षैतिज। ये मतलब संविधान हमारा सबसे ऊपर है और उसके 3 अंग हैं सरकार के: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब ये तीनों जो हैं ये अपने अपने क्षेत्र के बेस्ट हैं, सबसे सुप्रीम है। ये तीनों में से कोई ऊपर नहीं है, तीनों बराबरी पे है। ये होता है। इसमें क्या किया? क्षैतिज जो होता है, क्षैतिज जो होता है सत्ता की साझेदारी का रूप, उसमें शक्ति का संतुलन बनाया जाता है मेरे छोटे भाई बहनों। और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसमें सुशासन को बनाया जाता है। ऊर्ध्वाधर में क्या है कि ऊपर केंद्र सरकार है, उसने शक्ति दी राज्य सरकार को, उसने शक्ति दी स्थानीय सरकार। वो शक्तियां संविधान ने दी, बांट दिया, सारी चीजें कर दी, पर शक्ति ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो चलिए अब अपन समझते हैं सबसे पहले क्षैतिज सत्ता की साझेदारी। क्षैतिज सत्ता की साझेदारी में तीनों अंग बराबर है, ये बात आपको याद हो गई। तो यहां पर सबसे पहले आएगा सत्ता सरकार के अलग अलग अंगों के बीच में बटी जाती है। तो अलग अलग अंग मतलब समझो कि जैसे अपने हाथ का एक काम है, अपने पैर का एक काम है, अपनी आंख का काम है, नाक का काम है, कान का काम है, मतलब हर एक अंग का अपना काम है। वैसे ही सरकार के 3 अंग हैं। सबसे प्रश्न तो ये भी आ सकता है कि कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। अब कौन कौन से 3 अंग हैं? कार्यपाल, सबसे पहले विधायिका। विधायिका क्या हो गई? जो विधि बनाए, विधि का निर्माण करने वाली विधायिका। समझे? विधि का निर्माण करने वाली विधायिका, सिंपल। फिर कार्यपालिका, कार्य का पालन कराने वाली कार्यपालिका। और कार्य न्याय संगत हुआ है कि नहीं हुआ है, न्याय देने वाली न्यायपालिका। विधायिका में कौन आते हैं? सांसद, विधायक। आपके एरिया से कौन विधायक है मुझे बताओ, कौन सांसद है मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। कार्यपालिका में कौन? वो अपने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम सर, कलेक्टर साहिब, ये सब कौन हो गए? कार्यपालिका। न्यायपालिका में हमारा जो हाई कोर्ट है उसके जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ये सब काय में आ गए? न्यायपालिका में। समझ गए मेरी बात? तो ये समझ में आई सत्ता सरकार के अलग अलग अंग। कौन से? 3 अंग। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब समय की पाबंदियां हैं, पूरा एक एक लिख के बताता, सब समझाता, पर मैंने बताया, काम समझाया, आप लिख लीजिएगा। पर इसी तरीके से जब आप लाइव क्लास में पढ़ते हैं, नोट्स मिलते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? अलग अलग अंग अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब अलग अलग अंग अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कार्यपालिका किसी दिन उठे और बोले आज तो विधि अपन बनाएगा, आज नियम तेरा भाई बनाएगा। ऐसा नहीं चलता है भाई। विधायिका की अपनी शक्तियां हैं, वो इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करती कार्यपालिका में, कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती विधायिका में, न्यायपालिका भी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती। तो अलग अलग अंग हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं, पर तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं कि कोई आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई अपनी शक्तियों के दायरे से बाहर काम तो नहीं कर रहा। इसी को कहा जाता है जांच और संतुलन की व्यवस्था। तो जांच और संतुलन की व्यवस्था में तीनों अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ठीक है? और ये पूरा क्या कर रहा है? शक्ति का संतुलन बनाने का काम कर रहा है। ये मैंने आपको बता दिया। तो समझ गए कितना डिटेल में चीजें पूछी जा सकती हैं, कैसे बताना है आपको। जैसे विधायिका में आपके चुने हुए प्रतिनिधित्व होता है। अभी आप देखे होंगे चुनाव आता है तो वो ऑटो रिक्शा अपने घर बाहर से जाते हो, जब पंचायती के चुनाव होते हैं तब भी होते हैं, पंचायती के वही, तो उसमें भी प्रचार प्रसार होता है, तो समझते हैं।
विधायक चुन रहे हैं अपन वोट डाल के, अपन मतलब आपके मम्मी पापा, आप नहीं डाल सकते वोट, याद रखना। ये हो गया, क्लियर है। अब दूसरा आती है ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी। तो शक्ति कहाँ है, यहाँ पे कैसे बनता है, शक्ति है ऊपर, संविधान ने बांट दी है, तो केंद्र सरकार, केंद्र भैया लो केंद्र, है ना। कभी कभी मैं क्या में भी ऐसी रेप लगा देता हूं, पर नहीं, केंद्र, है ना। फिर राज्य सरकार, और आखिरी में स्थानीय सरकार। ठीक है, मोटा पेन चल रहा है यार, अच्छा नहीं, समझ गए ना। तो ये ऐसा शेड्यूल बनेगा, ऐसा त्रिभुज बनेगा, शेड्यूल नहीं बनेगा, ऐसा त्रिभुज बनता है। ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सत्ता सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच बांटी जाती है। अब स्तर कौन कौन से हो गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो स्तर भी कितने होते, 2 हो सकते, 3 हो सकते। भारत में 3 है, अधिकतर अपने सभी राज्यों में 3 है, क्लियर है। अपने यहाँ तो विधान परिषद भी है, विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी है। जब अपने मुख्यमंत्री पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो विधान परिषद से बने थे बेटा, ठीक है। अब संविधान विभिन्न स्तरों की शक्तियों को निर्धारित करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो ये मेरा फेवरेट उदाहरण है, मतलब मुझे बहुत मजा आता है कि एक बार क्या हुआ कि अभी गर्मी का दिन चल रहे हैं और अपने गांव का कुआं में पानी सूख गया। अब कुएं का पानी सूख गया, अब सरकार, संविधान ने ये वाली शक्ति भी सोचो मोदी जी को दी होती, तब लगभग इंडिया में, भारत में कितने गांव हैं, सब फोन कर रहे हैं मोदी जी हमारा पानी सूख गया है, कुएं का कुछ व्यवस्था कीजिए, क्या कीजिए। अब मोदी जी बड़े बड़े मामलों में फंसे हुए हैं, कैसे कब आएगा आपका नंबर, पर जरूरी है ना भाई गांव के आदमी को अच्छा पानी मिले। तो सरकार ने क्या किया कि स्थानीय पंचायत के चुनाव कराए, आपका सरपंच उप सरपंच सब चुने। भाई ये वाली समस्या आप निपटाओ, मतलब शासन क्या चल सके सुचारू रूप से, आपकी मदद जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई, ये व्यवस्था की गई। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर सीधे किसको क्या काम, जैसे अब पुलिस है भाई, पुलिस है, कृषि है, ये सारी सब चीजें, मतलब हर मुद्दे को कि यहाँ पर क्या व्यवस्था, तो पुलिस किसको दे दी, राज्यों को, कि भाई राज्य सरकार समझेगी। तो ऐसे मुद्दे जो केंद्र देश को प्रभावित कर सकते थे वो किसको दिए गए, केंद्र सरकार को। वो मुद्दे जो राज्य को प्रभावित कर सकते थे, ये संघवाद अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सूची है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, ये पढ़ेंगे। तो वो जो मुद्दे राज्य को प्रभावित करते थे वो किसको दे दिए, राज्य सरकार। और जो मुद्दे स्थानीय सरकार के लिए जरूरी थे, तुरंत उनका क्या चाहिए था, उपाय चाहिए था, तो इसके मुद्दे किसको दे दिए गए, स्थानीय सरकार। क्लियर है। अलग अलग स्तरों पे सत्ता का बंटवारा ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। समझ गए कि यदि आप सोचिए जो कुएं की समस्या, अपने मोहल्ले की रोड, ये सब मुद्दे केंद्र सरकार के पास होते तो कितना लेट हो जाता, तो हमारा शासन सुचारू रूप से चलता ही नहीं, अव्यवस्था पे अव्यवस्था हो जाती। समझ गए। तो केंद्र सरकार आपको पता है, तो अपने केंद्र सरकार में कौन है, मोदी जी। कौन है मोदी जी, सर पीएम है। कौन है, पीएम है। फिर योगी जी, और भैया अपने अपने सरपंच, महापौर, इनका नाम आप बताओ। मोदी जी क्या होगा, केंद्र सरकार। अब यहाँ पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ लाइन खींचने की इच्छा होती है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र लिख दिया। ये हो गई राज्य और स्थानीय, इनके अपनी सूची है, वो उन विषयों में जो देश हित के विषय होते हैं उसमें कानून बनाते हैं। ये राज्य हित के, राज्य से संबंधित, और ये स्थानीय विषय के, ठीक है। तो ये होगा क्या, पीएम, ये होगा सीएम, पीएम, सीएम, और ये सरपंच, महापौर, अलग अलग। तो समझ में आ गई, ये सारी मुद्दे समझ में आ गए। कि पूछ सकता है कि क्षैतिज विभाजन क्यों होता है, तो क्षैतिज विभाजन होता है सत्ता का क्या हो सके, संतुलन बना रखे, शक्ति का संतुलन। और ये क्यों होता है, कौन, ये मतलब ऊर्ध्वाधर, जिससे क्या हो, शासन सुचारू रूप से चल सके। क्लियर है, समझ गया। अब विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसका सीधा सा उदाहरण है बेल्जियम में जो हमने सामुदायिक सरकार पढ़ी।
सामुदायिक सरकार में समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व हो सके, सारी बातें पहुंच सके, उसके लिए बनाई जाती है। भारत में इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में क्या किया गया? आरक्षण की व्यवस्था। अब आरक्षण की व्यवस्था कैसे की गई है कि भाई हमारा जो मैंने बताया ना विधायिका में हमारे विधायक सांसद जाते हैं। अब वो विधायक सांसद नियम बना सके। अब हमारे यहाँ पे समाज का वर्गीकरण है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब सबका प्रतिनिधित्व वहां पे होना चाहिए ना, कि वे अपने समाज के लिए कानून बना सके या उनकी मांगे रख सके, उनकी स्थितियां समझ सके। तो भारत में इस व्यवस्था से एक कोशिश है कि आरक्षण के माध्यम से हर समाज का प्रतिनिधित्व हो सके। क्लियर है? तो इसमें सिंपल सी बात है कि हर धर्म भाषा के लोगों के लिए जब सरकार, बेल्जियम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, भारत में इसके लिए आरक्षण है, ये समझ में आया। और आखिरी है राजनीतिक दलों। अब राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं कि हमारे किसमें यूपी में 100 सीटें होती, मतलब 100 जगह चुनाव होने हैं। अब यहां पर सबसे पहले 3 लोग, एक है मान लीजिए ए, अपन एसपी मान लेते हैं, बी है, कौन है? बीएसपी मान, और सी है कांग्रेस, डी है बीजेपी, है ना। अब ये चुनाव लड़े। अब सरकार उसी की बनती है जिसके 51 आए हो। ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे छोटे भाई बहनों? 51 को तो मैं किसी और कलर से लिखता हूं, है ना। 51, ये एक कलर ले लिया था। अब अपन को यहां देखना है कि 51 जिसके आएंगे वो क्या करेगा? सरकार बना लेगा। अब चुनाव हुए 100 सीटों पर, और ए को मिली कितनी? 20, बी को मिली 20, 40, सी को मिली 30, तो 30, 20, 50, 70, और इसको भी मिली 30। अब 50 तो किसी को नहीं मिली, ये भैया 30 है ना, 80 मत समझ लेना, 30। अब 50 किसी को नहीं मिली, ना बीएसपी को मिली, ना आसपा। तो मान लो बीजेपी क्या करी, इधर ध्यान दो, जो डी है इसकी 30, और जो बीएसपी है ये 50, इनको ऐसा मान लेते, इसको 31 और 1, तो इनने तीनों ने मिलकर 80, 70 सीटें जो भी हुई, 30, 20 और ये 80, इन तीनों ने सरकार बना ली कि भाई हम 51 से ऊपर चले गए। अब कोई बोलेगा कि हमें सीएम का पद दो, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं 30, 20, 30, तो ये दोनों लड़ेंगे। तो बोला तुमने सीएम ले लिया, तुम क्या ले लो? होम मिनिस्टर, मतलब गृह मंत्रालय ले लो। तो जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता उसको कहते हैं गठबंधन सरकार। जब गठबंधन सरकार बनती है तो 2 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, और वो उस मंत्रालय का अधिकार किसी अन्य पार्टी को देती है, तो ये मिलकर सरकार बनाते हैं, गठबंधन सरकार। इस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में सत्ता की साझेदारी होती है। अब दबाव समूह क्या होते हैं? वे दबाव समूह जैसे जो अपनी जायज मांग सरकार तक रखते हैं, और सरकार तक जब जायज मांग रखी जाती है तो सरकार उन्हें पूरा करती है। मतलब मेरी बात समझना कि भाई संघ बनाए जाते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछना, मजदूर संघ है, रेलवे का संघ है, तो वो सभी लोग सरकार तक कि भाई हमारे यहाँ हमको ये छुट्टियां दी जाए, हमारे काम करने के घंटे निश्चित किए जाए, हमें मेडिकल सुविधा दी जाए। जब उनकी मांगे सरकार नहीं मानती, अब वोट बैंक भी तो है, तो फिर वो उनके संघ उनको हड़ताल करता है दबाव बनाने के लिए कि हड़ताल होगी जब तक हमें फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सरकार में दबाव बनाकर क्या किया जाता है? नियम कानून बनवाए जाते हैं बदले। और आंदोलन, अभी आंदोलन का संबंध तो हमारे इतिहास से भी है। जब हम क्या पढ़ेंगे भैया? जब हम असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, जब हम सविनय अवज्ञा पढ़ेंगे, तो ये आंदोलन अभी भी होते हैं। जैसे आप लोग 2011-12 में याद करो, एक अन्ना हजारे व्यक्ति थे, उन्होंने आंदोलन किया। तो जब मास, मतलब बहुत सारी जनता रोडों पर आकर अपनी सरकार से अहिंसक रूप से कोई मांग रखती है, उसके लिए वो उपवास करती है, अनशन करती है, उसे आंदोलन कहते हैं। जैसे तमिल भाषी लोग कर रहे थे, जब तक वो हिंसक नहीं हुए थे, आंदोलन कर रहे थे ना, फिर उन्होंने लिट्टे बना लिया। तो इन सब के जरिए भी सत्ता में साझेदारी होती है, क्योंकि हम अपनी मांग रख पा रहे हैं दबाव समूह आंदोलन के माध्यम से। तो ऐसे चलता है। क्लियर है? चलिए, अब ये कहानी तो मैंने आपको बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ा दिया,
पर अब मैं दो कहानी और बताऊंगा। जो मैंने आपको कहा था कि बेल्जियम और श्रीलंका तो घुमा दिया, अब मैं आपको घुमाने वाला हूँ कहाँ पर, तो मैं आपको घुमाने वाला हूँ लेबनान में। अब एनसीईआरटी में बहुत आसान बहुत सारी चीजें बताई है, पर मैं आपको समराइज कर देता हूँ, सारांश बता देता हूँ कि लेबनान एक देश था जहां पे एक लड़का था, उसके माता एक धर्म से थी, पिता एक धर्म से थे। तो लेबनान में मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में या तो मुस्लिम रहते थे या ईसाई रहते थे। अब जो ईसाई रहते थे वो थोड़ा फ्रांस की तरफ झुकाव रखते थे, और जो मुस्लिम थे वो सीरिया की तरफ। तो थोड़ा तो ये था दिक्कत। दूसरा कि वही गृह युद्ध हो सकता था, तो वहां पर भी वो समझदार लोग बैठे और उन्होंने निश्चित किया कि हम हमारे हर समुदाय के साथ सत्ता की साझेदारी करेंगे, तो देश में गृह युद्ध ना हो, अस्थिरता ना आए और तनावपूर्ण माहौल ना हो। इसके लिए वहां पे जो ईसाई थे और जो मुस्लिम थे, अब मुसलमान में सिया और सुन्नी दोनों, ईसाई में भी दोनों समुदाय, कौन से, कैथोलिक, है ना, और कौन से, कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स। तो उन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया कि भैया जो राष्ट्रपति का पद होगा वो कैथोलिक ईसाई के लिए फिक्स कर दिया जाए। मारोनाइट संप्रदाय का ईसाई राष्ट्रपति होगा कैथोलिक। सिया मुसलमान जो होंगे, कौन से, सिया मुसलमान, स्पीकर, अध्यक्ष का पद निश्चित किया गया। ठीक है। उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा, और सुन्नी मुसलमान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री का पद जो दिया, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का पद मुसलमानों को मिला, सिया और सुन्नी, और ईसाइयों को मिला राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री का। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब इसमें एक सवाल आपसे एनसीईआरटी में पूछा गया है, क्या ये सही था? देखिए, वर्तमान स्थिति में हो सकता है बदला जाए आपका जवाब, पर उस समय देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए ये जरूरी था। विक्रम बेताल वाले सेशन में दिया हुआ है, वहां पे किताब में, याद रखना बेटा। इसके बाद आते हैं जर्मनी की कहानी। जर्मनी में 2005 में क्या हुआ, चुनाव हुए, और जैसे मान लो अपने देश में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली हो, ऐसी स्थिति आ गई। वहां की 2 प्रमुख पार्टियां 2005 में एक हो गई। क्या हुआ कि एक पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दोनों पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। सोशल और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टियां जो है उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है, पर सत्ता किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो दोनों एक आ गए। तो ये जो कार है ये जर्मन की सरकार है, और ये जो स्टीयरिंग है ये उनकी विचारधारा बता रहे हैं कि एक राइट जाता था तो एक लेफ्ट जाता था, पता नहीं सरकार कैसे चलाएंगे, क्योंकि विचारधारा अलग है। इस तरीके से भी सत्ता की साझेदारी होती है। देखो 2005 के चुनाव मैंने बता दिया, दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। स्पष्ट बहुमत नहीं मिला मतलब मान लो वहां पे भी 100 लोगों को चुनना था, किसी को भी 51 नहीं मिले, तो भाई उन्होंने जैसे भी 25 प्लस 26 या 30 प्लस 21, ये 2 लोगों ने मिलकर अपनी सरकार बना ली। सरकार मिलकर, इस सरकार को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। नियतों पर अलग अलग संयुक्त रूप से सरकार चला, ये भी एक सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है। तो लेबनान और हमने जर्मनी भी समझिया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अध्याय का कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सत्ता का विभाजन बताइए, अंतर बताइए, कुछ भी पूछ सकता है ना। पर्टिकुलर सिर्फ क्षैतिज का भी आ सकता है तो भी आप बता दोगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सिर्फ ऊर्ध्वाधर आ जाए तो केंद्र सरकार, मोदी जी, योगी जी और आपका सरपंच, इनके काम बताने रहेंगे। और तथ्य वाले प्रश्न तो है ही हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। इस पूरे चैप्टर में सबसे जरूरी ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है कि बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करना। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तथ्य, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये सब आपकी परीक्षा में आता है। तो अब यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, पर ये जर्नी खत्म नहीं होती है, ये साझेदारी खत्म नहीं होती है। ये चैप्टर पढ़ के आपने हमें जाना। अब आइए नवोदय बैच में हम शिक्षा की नई क्रांति लाएं, हम शिक्षा की एक अलग जगह, हम शिक्षा के ऊपर जो महंगाई की मार थी उस पर हथौड़ा चलाएं, हम शिक्षा को पानी से सस्ती कर कर एक हर घर तक शिक्षा को पहुंचाएं। तो जुड़िए, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस, टॉपर नोट्स, कैसे उत्तर लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन,
फिर आपको जो आपके भैया दीदी टॉप किए उनसे मिलवाएंगे, और इसके बाद परीक्षा से पहले आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। तो ये कोई और नहीं, नवोदय बैच है, टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। और ये तो मैं आपसे कहता ही हूं, मुझे आपसे आपका इस तस्वीर में फोटो चाहिए। मैं कोई एक दो टॉपर बनाने में विश्वास करता भी नहीं, मुझे हर एक जिले का टॉपर अरिविहान से चाहिए। और आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ बिल्कुल अंतिम समय तक चलूंगा, उस एग्जाम हॉल तक चलूंगा, और आपका साथ देने को तैयार हूं। बस अपनी इच्छा थोड़ी सुदृढ़ रखना मेरे छोटे भाई बहन। क्लियर है? तो इस अध्याय को समाप्ति की ओर चलता हूं। उम्मीद करता हूं अब आपसे बैच में मिलूंगा, आपको मजा आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, और मार्च अप्रैल में जो आपने पढ़ाई में नहीं ध्यान दिया था वो अब आप आसानी से समझ गए होंगे, और टेस्ट में डंका बजा के आओगे। तो चलता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।